Good evening to everyone. In this lecture, you will learn about the diffraction of the light and single slit diffraction. There is only one topic regarding the diffraction in our syllabus, and that is named the diffraction due to the single slit. And the type of diffraction is the Fraunhofer diffraction. So, first of all, we will define the diffraction. We will understand how this phenomena happen, and the wave theory is able to understand the phenomena of diffraction. Means we can explain the diffraction with the help of wave nature of light. That's why we are studying this topic in the wave optics. So first of all, what is the diffraction? The diffraction is basically whenever a light ray move या passes through a obstacle or a aperture. Whenever a light ray passes through an obstacle or an aperture, then it bends at the corner of that obstacle or aperture. ये क्या करती है, बैंड हो जाती है कॉर्नर से और एंटर्स इनटू द ज्योमेट्रिक शैडो रीजन. जहां लाइट को नहीं होना चाहिए उस रीजन में भी हमें लाइट मिलती है. एंड दैट फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बीम फ्रॉम द corners of the obstacle and aperture is called the diffraction. देखो जैसे इस डायग्राम में मैंने दो डायग्राम्स बनाए. क्लियर. इन द फर्स्ट डायग्राम आई हैव टेकन द ऑब्स्टेकल. ठीक है, दिस इज द ऑब्स्टेकल. इन दिस केस दिस वन इज ऑब्स्टेकल एंड दिस वन इज द एपर्चर. ये जो मैंने ली है इट इज द स्लिट और वी कैन से एपर्चर. सो इन these two diagram, the light ray when when passes through this corner, then this is the geometric shadow region. लाइट को इस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है ना लाइट का, तो लाइट जो है इस रीजन में जाएगी, इस रीजन में जाएगी आराम से विदाउट एनी डिस्टरबेंस. बट इन दिस रीजन फ्रॉम हियर टू हियर, दिस रीजन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक शैडो रीजन. जीएसआर का मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिक शैडो रीजन से है. तो इन दिस ज्योमेट्रिक शैडो रीजन लाइट शुड नॉट ट्रेवल और लाइट शुड नॉट एंटर, but still the light enter even it have the rectilinear propagation. Why? Because it bend at the corners of this obstacle. इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स पर लाइट बैंड होती है और बैंड होने से वो इस रीजन में एंटर करती है. अब केवल ऐसी दो रेज ही नहीं होगी, मैंने जस्ट दो बताई है. एक्चुअली इन डिफ्रेक्शन आल्सो वी ऑब्जर्व द फ्रिंज पैटर्न. डिफ्रेक्शन में भी हमें फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होता है और उतनी फ्रिंजेस नहीं मिलती जितनी हमें इंटरफ्रेंस में विजिबल होती है, बट वी गेट फ्यू बैंड्स ऑफ द ब्राइट इंटेंसिटीज एंड डार्क इंटेंसिटीज. Clear? So here also we will observe the fringe pattern of the diffraction in the geometric shadow region, and this phenomena is called the diffraction. The same diffraction takes place with the case of the aperture or we can say slit. फिर अगर सपोज यहाँ लेंस कोई लगा है या कोई स्लिट हमने बनाई है तो वहां भी उसके कॉर्नर्स जो होंगे उस कॉर्नर से लाइट बैंड होगी. और इस कॉर्नर से लाइट का बैंड होना, देखो जैसे यहाँ से बैंड हुई और ज्योमेट्रिक शैडो रीजन में एंटर कर रही. इस बार ज्योमेट्रिक शैडो रीजन जो है वो यहाँ से ऊपर इंफिनिटी तक और यहाँ से नीचे इंफिनिटी तक. ओके, लाइट कैन एंटर इजीली इन दिस इल्यूमिनेटिंग रीजन, है ना. ज्योमेट्रिक शैडो रीजन का अपोजिट हम कह सकते हैं इल्यूमिनेटिंग रीजन. सो इन दिस रीजन लाइट विल बी एंटर्ड, बट इन दिस ज्योमेट्रिक शैडो रीजन इट शुड नॉट एंटर इफ इट हैव द rectilinear propagation, but still light band at the corner and it shows the diffraction. Clear? This phenomena this phenomena is called the diffraction. Now एक practical example है इसका. Basically diffraction जो होता है उसकी एक essential condition है. वो कंडीशन क्या है कि डिफ्रेक्शन तभी होगा जब जो लाइट वेव हम यूज ले रहे हैं, है ना, लाइक सोर्स से जो लाइट इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ हमने जो ऑब्स्टेकल या एपर्चर वहाँ यूज लिया है उसकी साइज के ऑर्डर की होनी चाहिए. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड मस्ट बी हैविंग द ऑर्डर ऑफ the size of the aperture or obstacle, otherwise diffraction phenomena do not observe. ओके, सो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अगर इसका देखें तो सपोज करो कि एक रूम है जो क्लोज्ड है, उसके हमने डोर भी क्लोज कर दिया और लाइक विंडो नहीं है. ओके, और डोर जो है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इट इज नॉट मेड बाय द ग्लास, लाइक इट इज वुड मेड बाय द वुड. सो अगर हमने उस डोर को भी क्लोज कर दिया, वन एंड ओनली डोर जो है उसको क्लोज कर दिया, एंड सपोज अ लाइट सोर्स इज इल्यूमिनेटेड इनसाइड द रूम,
then outside person cannot observe that the either the light is on or off inside the room. Clear? But when the inside person turn on a speaker, okay, अगर कोई वो म्यूजिक चला रहा है, okay, it turn on a music, so the sound will travel and move outside the room, है ना, जो बाहर पर्सन है he will clearly hear the voice of the sound, okay, or the music of that sound. So this phenomena happen because of the diffraction. When we close the door, जब हम डोर को क्लोज करते हैं ना, तो वहां पर एक बहुत स्मॉल सी स्लिट बनती है. क्लियर? एक बहुत ही फाइन सी, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो एक गैप रहता है उसके अंदर. तो दैट स्लिट हैविंग द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड, उस स्लिट का जो साइज का जो ऑर्डर है वो साउंड की वेवलेंथ से मैच करता है. ओके, उस ऑर्डर का होता है लाइक. तो इसीलिए साउंड क्या होगा, उस गैप से एंटर होके, उस गैप में एंटर होके बैंड होके बाहर निकल जाएगा. साउंड वेव्स जो होंगी, साउंड इज ऑल्सो वेव, हमने मैकेनिकल वेव्स में पढ़ा है 11th क्लास में. तो साउंड वेव्स जो होती हैं दे बैंड एट दैट ऑब्स्टिकल और द स्लिट, सॉरी, और उस स्लिट से वो बैंड होके बाहर निकल जाती है, इसलिए हमें साउंड सुनाई देता है. बट अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की वेवलेंथ में और उस स्लिट की जो विड्थ है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस के कारण लाइट जो है वो बाहर इमर्ज नहीं हो पाती या बैंड होके बाहर नहीं जा पाती. इसीलिए हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि लाइट सोर्स ऑन है या नहीं. So this is the practical example to understand the phenomena of diffraction, और उसकी जो ये कंडीशन है वो अप्लाई होती है उस सिचुएशन में. बट हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें, हमें मेनली यहाँ एक ही टॉपिक करना है. वैसे डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट के बाद डबल स्लिट डिफ्रैक्शन भी होता है, एन स्लिट डिफ्रैक्शन भी होता है, एक प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी होती है जिसमें हम वेवलेंथ किसी अलग अलग कलर जो है लाइट की, वाइट लाइट की, वो कैलकुलेट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से. तो दीज ऑल थिंग्स, डिफ्रैक्शन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम ग्रेजुएशन लेवल में पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं. और इवन ये तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, एक फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन भी होता है जिसमें जो डिस्टेंसेस होती हैं ऑब्स्टेकल या एपर्चर से स्क्रीन और सोर्स की, वो फाइनाइट होती है. तो वो डिस्टेंसेस अगर फाइनाइट है तो वहाँ उनमें फ्रेनल्स जोन्स बना के, ठीक है, कुछ जोन्स में उसको डिवाइड किया जाता है रीजन को, एंड जोन्स बना के फिर हम उसके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को समझते हैं. तो दैट इज ऑल्सो हैविंग अ बिग ब्रांच, जिसमें हम एक बहुत बड़ा चैप्टर बनता है डिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग, पूरी यूनिट हम बना सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल में. तो डिफ्रैक्शन भी अपने आप में बहुत अच्छा एक फिनोमेना है लाइट के नेचर को समझने के लिए. बट यहाँ अपने सिलेबस में हम केवल एक ही डिफ्रैक्शन टाइप को स्टडी करेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट. और फ्रॉनहोफर में जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है लाइक एपर्चर और ऑब्स्टिकल, वो इनफाइनाइट, अपेरेंटली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा सोर्स और स्लिट से. क्लियर? जैसे ये डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है ना, ये सोर्स है और ये स्क्रीन है, सॉरी स्क्रीन से. तो स्क्रीन और ये सोर्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है एपर्चर से, वो फाइनाइट हो तो फ्रेनल्स, इनफाइनाइट हो अपेरेंटली तो वो फ्रॉनहोफर कहलाता है. तो हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को बेसिकली डील करेंगे. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन. द फिनोमेना ऑफ bending of light from corners of an aperture or obstacle is called diffraction. In diffraction, light enters in geometric shadow region. Geometric shadow region, जिसको मैं डायग्राम में GSR से लिख रहा हूं, as shown. Here also we observe the fringes
of alternative bright and dark, alternative bright and dark intensities. बट इन फ्रिंजेस में कुछ डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जब हम ड्रॉ करेंगे इसका. तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें यहाँ भी फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी, केवल वो दो लाइट्स नहीं होंगी जो मैंने यहाँ पर शो की है. द डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, diffraction takes place when order of wavelength of light या wavelength of light कह सकते हो, wavelength of light and size of aperture or obstacle are orders of are nearly equal. प्रैक्टिकली ये जो रेशियो है ना इसका ए और लैम्बडा का, मतलब सपोज कि ये अगर मैं कहूँ वेवलेंथ इसकी लैम्बडा है और इसकी साइज जो है वो ए है, तो ए और लैम्बडा वैसे तो थियोरेटिकली हम कहते हैं कि नियरली इक्वल होने चाहिए, दिस इज द कंडीशन, बट प्रैक्टिकली इनका रेशियो करीब 50 तक भी चलता है कि a अपॉन लैम्बडा अगर 50 है देन ऑल्सो द डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. उससे ज्यादा में वो एक कंडीशन आ जाती है क्रिटिकल कि उससे ज्यादा में डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होता. ओके, तो थियोरेटिकली तो हम यही कहेंगे दिस इज लैम्बडा इज नियरली इक्वल्स टू a है साइज ऑफ एपर्चर और ऑब्स्टिकल और लैम्बडा है वेवलेंथ. अब जरूरी नहीं लाइट के साथ ही हो, देखो मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था साउंड वेव में भी डिफ्रैक्शन होता है, क्लियर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं वो सारी डिफ्रैक्शन शो करती है. इवन हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं. एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करा के किसी गिवन क्रिस्टल के साथ उसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वगैरह लगा के हम एक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिफ्रैक्शन. सो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्रैक्शन शो करती है. ये वेव प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है एक तरह से, और वेव साउंड वेव भी हो सकती है और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, बट हम यहाँ ऑप्टिक्स को डील कर रहे हैं इसलिए हम ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे. ओके, जो हम आईज से हम जिसको देख सकें इंटेंसिटीज को, दैट इज द ऑप्टिक्स. सो दिस शुड बी द ऑर्डर. अब वो एक एग्जांपल लिख देते हैं जो मैंने बताया था साउंड और लाइट सोर्स का. The sound can move या इस मूव लिख सकते हो, can move out of या sound can come out of, sound can come out of a closed room but light cannot, because lambda for sound is having the order of slits की जो width है ना, size of the slits. ये कौन से slits है? A where A slits is size of slit formed by closed door. ठीक है, डोर के साथ में जो डोर के साथ एसोसिएटेड जो स्लिट्स होती हैं उनकी साइज है. जैसे मान लो ये एक डोर है इस तरह से अगर मैंने लिया, तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप होगा ना, दैट गैप इज हैविंग द ऑर्डर ऑफ दिस वेवलेंथ ऑफ द साउंड. So that's why it shows the diffraction. जैसे ये एक गेट ये है, एक गेट ये है, तो इस गेट के बीच में ये जब क्लोज करेंगे ना तो ये स्लिट की विड्थ है,
और ये साउंड की वेवलेंथ के ऑर्डर की बनती है, इसलिए साउंड डिफ्रैक्ट हो जाता है और लाइट डिफ्रैक्ट नहीं हो पाती. So this is the practical example of diffraction. So take the screenshot. Now we are discussing the single slit diffraction pattern. This is the single slit AB. Clear? This is the slit AB, and a source of monochromatic light source we use here again. So monochromatic light source is used here, and this is the lens L1 and this is lens L2. Two lenses are also used here, as I told you that it is the Fraunhofer type of diffraction. And in Fraunhofer diffraction, these distances from source to slit and from slit to screen is effectively infinite. और वो कब हो जाती है, जब हम इस लेंसेज को यूज लें. और लेंसेज भी बेसिकली यहाँ पर इस तरह से अरेंज होंगे कि इस लेंस के फोकस पॉइंट पर सोर्स होगा और इस लेंस के फोकस पॉइंट पर स्क्रीन होगी. इसीलिए वो इन्फिनिटी से, ये रे जो आ रही है ना, ये ऐसा लगेगा इन्फिनिटी से आ रही है, और यहाँ भी ये जो रे जाएगी तो ऐसा फील होगा कि दे आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी. So they are focusing at that focus point. So this is the way in which we can make the distance effectively infinite. Okay, effectively large करना हो, and that's why we do not use these distances. जैसे हमने interference में use ली थी small d distance और capital D distance, वैसे distances यहाँ पर formula में introduce ही नहीं करते, because they are effectively infinite. Okay, so this distance is not we are not interested in these distances. So L1 के focus point पर source placed होगा, और यहाँ से जितनी भी रेज आएंगी they will become parallel to the principal axis after the diffraction. Sorry, after the refraction. यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है ना, लेंस क्या करता है, लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है. तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन द लाइट रेज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो एक लाइट रेज तो हम ले रहे हैं जो स्ट्रेट जा रही है, एंड दे विल फोकस एट द पॉइंट O ऑन द स्क्रीन. This is the point O and it is the center of the screen. Here center point है, and first जो rays ले रहे हैं हम वो यहाँ पर ले रहे हैं. तो देखो parallel जो आ रही थी वो O point पर फोकस हो रही है ना. इसका मतलब ये फोकस पॉइंट पर स्क्रीन प्लेस्ड है, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो यहाँ पे इंफिनिटी डिस्टेंस है, यहाँ भी ये इंफिनिटी डिस्टेंस है. तो इफेक्टिवली ये डिस्टेंस क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई. क्लियर है. एक और हम यहाँ पर पेयर लेंगे लाइट रेज का जो बैंड हो रहा है. ये तो बैंड नहीं हुई ना, ये तो स्ट्रेट गई, इनमें डिफ्रेक्शन नहीं हुआ, यानी यहाँ एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जीरो है एक्चुअली, जो बैंडिंग का एंगल हम कह सकते हैं. एक हम लाइट रेज और लेंगे पेयर जो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होती है और किसी P पॉइंट पर फोकस हो रही है. ठीक है. So these are the second pair of the rays which are diffracting at this angle theta. This angle is what? It is theta. Here ये जो एंगल मैंने यहाँ बनाया है, this angle is theta. यहाँ भी ये भी थीटा ही होगा. इसको हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलेंगे. We will say it as angle of diffraction. So this theta is the angle of diffraction. Angle of diffraction. And the width of the slit AB, which is the width of slit, and let it is equals to A. मान लिया ये कि स्मॉल a है, we will use this in the formula derivation में हम इसको यूज लेते हैं. तो let the width of the slit is A and theta is that angle. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा ना, देखो जब लाइट मैंने बताया था 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, जिसमें स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट्स आते हैं. तो व्हेन द लाइट सोर्स इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, okay, so then the part of wave front or part of the wave front which we are taking is, which is very small, is approximately in plane wave front. ओके, वो प्लेन वेव फ्रंट होगा. तो यहाँ भी अगर हम देखें तो पैरेलल लाइट रेज है ना, तो ये वेव फ्रंट पैरेलल रेज जो होती है ना, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है. तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट होगा ना, वो इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट होगा, जिसको हम एक्स वाई से लिख सकते हैं. So this xy is what? This is the plane wave front incident on the slit.
AB स्लिट पर वो इंसिडेंट हो रहा है। स्लिट क्या होती है वो मैंने तुम्हें इंटरफ्रेंस में बताया था कि एक छोटी सी ओपनिंग अगर हम कर दें कार्डबोर्ड के अंदर या किसी भी मान लो कोई मेटल की भी कोई प्लेट है उसमें हमने अगर एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पोर्शन कट कर दिया तो उसको हम स्लिट कहते हैं। और इस विड्थ को भी हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी स्लिट्स होती हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज लेते हैं, उनकी विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। ओके तो इस तरह की स्लिट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर एक स्लिट अप्लाई कर रखी है। एस इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक light source, okay, placed at focus of L1 लेंस के फोकस पॉइंट पर हमने सोर्स S को प्लेस्ड किया है। और स्क्रीन प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट ऑफ L2। ठीक है, तो डायग्राम के पास मैंने उस डायग्राम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख दिया कि ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, सेंटर है वो O जो है वो क्या है, O इज द सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जो लाइट सोर्स के एकदम स्ट्रेट है उसको हम सेंटर कहेंगे स्क्रीन का। क्लियर? और वी आर टेकिंग टू पेयर्स ऑफ द रेज विच आर diffracted from this slit AB. The first one at an angle 0, theta equals to 0, which is the center, and the second one at angle theta. अब हमें यहाँ पर करना क्या है, पाथ डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द इंटरफेरिंग वेव्स। ओके सॉरी, बिटवीन द डिफ्रैक्टिंग वेव्स। जो डिफ्रैक्शन हो रहा है ना उसमें एक तो ये वेव हो गई A से यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से यहाँ P, लेट दिस इज द पॉइंट, एक कोई जनरल पॉइंट है। ये P पॉइंट जो है इट इज अ जनरल पॉइंट स्क्रीन पर। इस P पॉइंट को हम वेरी कर सकते हैं सेंटर से, सेंटर पर ले आए थीटा 0 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे थीटा इंक्रीज होगा और इधर भी थीटा इंक्रीज होगा 0 से नीचे की साइड में, तो वहां भी स्क्रीन पे इंटेंसिटी मिलती है। जैसा पैटर्न हमें O से ऊपर अप साइड में मिलेगा वैसा ही पैटर्न हमें O से डाउनवर्ड में मिलेगा, जैसा हमने इंटरफ्रेंस में भी स्टडी किया था। इंटरफ्रेंस में भी हमें स्क्रीन के सॉरी सेंटर ऑफ द स्क्रीन के बोथ साइड में एक जैसा यूनिफॉर्म पैटर्न मिलता है लाइट का, या फ्रिंज पैटर्न मिलता है। ओके सो वी हैव टू फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज इमिटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट A एंड पॉइंट B एंड रीचिंग टू पॉइंट P। जो A और B से लाइट रेज जा रही है थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होके जब P पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहां हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। और वो पाथ डिफरेंस कैसे आएगा, यहां से देखो ये वाली डिस्टेंसेस तो हम ऑलमोस्ट इक्वल लेते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस इफेक्टिवली इनफाइनाइट है। अब यहां हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। देखो अब मैं एक परपेंडिकुलर को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन एंड लेट दिस पॉइंट इज C। इस पॉइंट को मैं यहां पर C ले रहा हूं, ठीक है, जहां ये परपेंडिकुलर आया। तो दिस B to C डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम यहां पर पाथ डिफरेंस डेल्टा कहेंगे। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, उसके बाद में ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, है ना। दिस डिस्टेंस देखो जितनी ये डिस्टेंस है ना, यहाँ ये इंक्रीज है, यहाँ कम हो गई, यहाँ ये ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होती है एंड ओनली द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज विल बी दिस डेल्टा। अब अगर मैं ये ट्राइंगल यहां बनाऊं, देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को वापस से यहां ड्रॉ करूं लाइक दिस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना यहाँ पर, तो ये थीटा एंगल यहाँ 90 है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एक तो ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस विल बी व्हाट, इट इज 90 माइनस थीटा। समझना, ये एंगल यहाँ थीटा है, मैं उसको यहाँ एनलार्ज करके बता रहा हूं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा दिस वन, दिस एंगल, क्लियर, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा, दिस विल बी अगेन थीटा, क्लियर। जो एंगल BAC है, एंगल BAC हियर आल्सो, तो दिस BAC एंगल विल आल्सो बी थीटा बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर है ना, टोटल 90 डिग्री एंगल है ना यहाँ भी, तो ये 90 माइनस ऑफ दिस थीटा, दिस एंगल, so this will be theta
एंड इफ दिस इज थीटा, और ये स्लिट विड्थ हमने ए ले रखी है, ए से बी की डिस्टेंस को हमने ए कहा है ना, सपोज दिस इज ए एंड इट इज गिवन टू अस, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस बी टू सी डिस्टेंस हमें पाथ डिफरेंस बता रही है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ बी टू सी, और ये कितना आएगा, देखो ए का अगर हम इधर कंपोनेंट ले, इधर तो कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा, पता है ना कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं हम, तो ये ए का इधर कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, और एंगल के सामने जो परपेंडिकुलर है ये होगा ए साइन थीटा। ओके, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है, दैट इज ए साइन थीटा, अगर ए हाइपोटेनस है तो, और ये हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का, सो दिस विल बी ए साइन थीटा। समझ में आया? तो इसको हम यहाँ पर डेल्टा को ए साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमें याद रखनी है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स डिफरेक्टिंग एट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अभी कौन सी है, ए और सी से चलने वाली वेव्स जो पी पर पहुंच रही है, ठीक है, ए और सी से चलने वाली वेव्स जो पी पर पहुंच रही है, और बी टू सी हमने इसको पाथ डिफरेंस का है। इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है इस टॉपिक के अंदर, हमें मेनली जो करना है इसको क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा एंड एट द सेंटर। ओके, सो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वही हम करेंगे, एक्चुअल जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? सिंगल स्लिट के लिए भी तो सोचो कि डिफ्रैक्शन, और ये टॉपिक अपने आप में भी बहुत बड़ा है, तो एक्चुअल डिफ्रैक्शन जो फ्रेनल्स है, और जो एक्चुअल फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन जिसमें हम जोन्स की बात करते हैं, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर कंपैरेटिवली इजी रहता है, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस काफी इजी होती है, फ्रेनल्स में काफी डिफिकल्ट होती है वो। सो let us introduce this diagram in brief. So considering a slit of slit AB of width small a, a light source S is placed at focus of L1, so the light rays becomes parallel to principal axis after रिफ्रैक्शन। ठीक है, अ प्लेन वेव फ्रंट एक्स वाई विल इंसिडेंट ऑन स्लिट ए बी। ठीक है, स्लिट ए बी पर एक एक्स वाई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। डब्ल्यू एफ का मतलब यहाँ वेव फ्रंट से, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, डिटेल में मैंने यहाँ लिख दिया है वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन क्यों है उसका रीजन भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है दोनों के बीच की, लेंस L1 और स्लिट के बीच की, और यहाँ पैरेलल रेज है, तो जब पैरेलल रेज होती है तो वेव फ्रंट उनके परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ओके, सो अब यहाँ एक और पॉइंट आता है, वो है कि इसको हाइगन्स प्रिंसिपल से भी हम एक लाइन यहाँ पर मेंशन करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल इज व्हाट, दैट ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ न्यू फ्रेश लाइट ऑफ सोर्स, या सोर्स ऑफ लाइट, सॉरी। ओके, हर पॉइंट वेव फ्रंट का हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट है, जो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ सेकेंडरी वेव्स को इमिट करेगा, जिसको हम वेवलेट्स कहेंगे। तो हम यहाँ भी ये कंसिडर करेंगे कि ईच पॉइंट ऑफ दिस स्लिट ए बी, इसको भी हम ऐसे डैश लाइन से बता सकते हैं, ईच पॉइंट ऑफ द स्लिट ए बी बिहेव लाइक अ न्यू फ्रेश लाइट ऑफ सोर्स एंड दिस इमिट द वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो वो लाइन मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, द ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इंसिडेंट, या प्लेन वेव फ्रंट कह सकते हो, प्लेन ऊपर हमने लिख दिया है वैसे, इंसिडेंट ऑन
slit AB will work as a new fresh source of light. हर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं which emits wavelets या सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, इनको वेवलेट्स और सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, HUIGENS, Huygens principle. Okay, this principle is given by Huygens and इस प्रिंसिपल से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं. ओके, सो वंस टेक द स्क्रीनशॉट. The light rays diffracted by slit AB focused at screen with help of lens L2. ठीक है, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट ऑफ L2. मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ इस पॉइंट को, तो मैं यहाँ वापस नहीं बता रहा हूँ. और यहाँ लिख दिया ना, ये दे आर फोकस्ड ऑन द स्क्रीन या एट द स्क्रीन. क्लियर? लेट अस कंसीडर द रेज डिफ्रैक्टेड. वेव भी कह सकते हो इसको, एक्चुअल में ये वेव्स हैं, बट हम उसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन लेते हैं वेव का भी, इसीलिए रे की फॉर्म में उसको शो करते हैं. यहाँ भी मैंने रेज बनाई है, बट एक्चुअल में ये वेव्स हैं. ओके, लाइट वेव्स हम इसको डील कर रहे हैं. तो लेट अस कंसीडर द रेज डिफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा. द पाथ डिफरेंस between rays starting from A and B and reaching to point P will be delta equals to B to C डिस्टेंस आएगी. एंड फ्रॉम फिगर, और ये कहां से लिया हमने कि ये पाथ डिफरेंस इतना क्यों है? क्योंकि पाथ डिफरेंस होता है क्या? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड का डिफरेंस. तो पाथ ट्रेवल्ड का डिफरेंस यहाँ पर BC रहेगा अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें. तो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट दिस वन. ठीक है, ये डायग्राम बना सकते हैं. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो केवल इंट्रोडक्शन के लिए था, 2 बार मत लिखना. या चलो यहीं से आप कंटिन्यू कर लो. फ्रॉम फिगर दिस डेल्टा इज BC इक्वल्स टू A sin थीटा. ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ना, दिस विल बी A sin थीटा, और वी कैन राइट दिस डेल्टा इक्वल्स टू A sin थीटा. ओके, so remember this is the maximum path difference. जो A और B से रेज आ रही, उनके बीच में जो पॉइंट्स हैं उनसे जो रेज आएंगी, उनका पाथ डिफरेंस इसके विद इन होगा. 0 से A sin थीटा के विद इन उसका पाथ डिफरेंस होगा. समझ में आ गया ना? और जो O पॉइंट पर जा रही है, जो सेंटर है, उनका पाथ डिफरेंस 0 है, क्योंकि थीटा 0 है. तो वो एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा. जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. Now the condition for central maxima. तीन यहाँ पर पॉइंट्स हम कंसिडर, 3 चीजें यहाँ कंसिडर करेंगे. फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा,
सेकेंड इज द मिनिमा एंड थर्ड इज द सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ दो टाइप के मैक्सिमा होते हैं जब हम डिफ्रैक्शन को डील करते हैं। एक होता है सेंट्रल मैक्सिमा जो सेंटर में बनता है, और सेकंड होता है सेकेंडरी मैक्सिमा जो सेंटर के अलावा किसी पॉइंट पर बनेगा, लाइक किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पी पर। अब इनको अलग अलग नेम क्यों दिए गए? बिकॉज इनकी इंटेंसिटीज में डिफरेंस होता है। ओके, सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसीलिए हमने उसको अलग से नाम दिया है सेकेंडरी मैक्सिमा। जबकि इंटरफ्रेंस में हमने ऐसा कोई डिफरेंट नेम नहीं था, वहाँ एक मैक्सिमा था और एक मिनिमा था, क्योंकि सारे मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो सेम थी। बट यहाँ पर जो मैक्सिमाज होंगे सेकेंडरी मैक्सिमाज, उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज होती रहेगी, लाइक फर्स्ट से कम होगी सेकंड की, सेकंड से कम होगी थर्ड की, एंड सो ऑन। तो वो एक रेशियो भी हम यहाँ पर उसका डिस्कस करेंगे। सो एक बार मूव करो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, केस फर्स्ट फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। तीन केसेस लेने हैं हमें यहाँ पर। पाथ डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा इज ए साइन थीटा, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है ये। ओके, so for central maxima at the center of screen, थीटा कितना होगा? जो रेज जा रही है उनके लिए थीटा विल बी जीरो, यानी नो डिफ्रैक्शन। यहाँ डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं एक्चुअल में, या एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा जो है वो जीरो है। बैंड हुई नहीं ना, डिफ्रैक्शन का मतलब बैंड होना होता है ना, तो बैंड हुई नहीं, वो तो सीधी सीधी जा रही है और वो पॉइंट पर फोकस हो रही है, तो दैट इज नॉट द डिफ्रैक्शन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? व्हेन थीटा जीरो साइन थीटा विल बी जीरो, और देयरफॉर द डेल्टा विल आल्सो बी जीरो। और डेल्टा जीरो होना, पाथ डिफरेंस का जीरो होना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, यानी जब भी वेव्स में पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है। क्लियर? तो दे इंटरफेयर, यहाँ भी इंटरफेरेंस की टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। डिफ्रैक्शन इज आल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरफेरेंस। वेव का सुपरपोज होना, मिक्स होना, यही तो इंटरफेरेंस कहलाता है। तो यहाँ भी तो ये वेव्स हैं जो वापस सुपरपोज हो गई वो पॉइंट पर, तो ये कैसे इंटरफेयर करेगी? ये डेल्टा इक्वल्स टू जीरो पाथ डिफरेंस पर इंटरफेयर करेगी, और ये इंटरफेरेंस क्या है? मैक्सिमा इंटेंसिटी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज वहां बनाएगा। Okay, so this delta equals to 0 is interference of, interfere constructively कर दो, ठीक है, interfere constructively, interfere constructively. So the center will be, center will have, will always have, even we can say will always have bright or highest frequency, sorry, highest intensity. क्लियर? तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और हमेशा वो ब्राइट होती है। सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑलवेज ब्राइट, कभी भी डार्क नहीं होगा वहां पे, क्योंकि डायरेक्ट सोर्स के सामने ये है पॉइंट, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लाइट जो पहुंचेगी ना वो पॉइंट पर पहुंचेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज आल्सो सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो, डेल्टा जीरो, और डेल्टा जीरो मतलब दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द सेंटर। Okay, so the center will always have the bright fringe, ठीक है, इसको bright fringe कह सकते हैं, और have the highest intensity fringe। clear? so इसको हम कंडीशन बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की, जहां डेल्टा जीरो होता है। और अगर देखो डेल्टा जीरो है तो इस सिचुएशन में हम a sin थीटा को जीरो कर सकते हैं, और साइन थीटा जीरो में उनके वही कंडीशन वही आनी है, थीटा इक्वल्स जीरो। सो ये कंडीशन एक ध्यान रखना सेंट्रल मैक्सिमा की। फिर हम नेक्स्ट केस करेंगे, केस सेकंड फॉर द मिनिमा। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। केस सेकंड, which is the condition for minima.
Okay, condition for minima. So at what position and at with what condition the minima will form, this we are going to discuss. So before that one, we first एक recall हम revise करा रहा हूँ कि what is the condition of the constructive and destructive interference for the path difference. So the delta for constructive interference एक general condition की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. I am talking about the general condition जो हमने interference में discuss की थी. So this delta for constructive interference is n lambda, where n starts from 0, 1, 2 and so on, and the delta for destructive interference is n plus half lambda. Okay, and here also the n starts from 0, 1, 2 and so on. This is the general condition for superposition constructively and destructively, and as we discuss in the case of the interference as well. But here in this case, इसको हम मिनिमा की कंडीशन जो डिराइव करते हैं, ये मिनिमा की कंडीशन डिराइव करने का एक क्वालिटेटिव जो मेथड है, उसमें हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं. देखो समझना इस पॉइंट को. ए और बी हमारे पास में दो पॉइंट्स है. मैं वापस से उसी को एनलार्ज करके यहाँ शो कर रहा हूँ. एंड दिस इज द स्क्रीन. यहाँ पर हमारे पास में स्क्रीन है. तो क्या होगा, यहाँ ए पॉइंट से पी पॉइंट पर जाने वाली वेव और बी पॉइंट से पी पॉइंट पर जाने वाली वेव, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा इक्वल्स टू ए साइन थीटा. अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू लैम्बडा, अगर हम कहें कि डेल्टा लैम्बडा के इक्वल है, तो व्हाट विल हैपन. अगर मैं कहूँ यहाँ का पाथ डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट करें, अगर डेल्टा यहाँ से शुरू होगा ना लैम्बडा, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है ये, जिसको हम ए साइन थीटा लिखते हैं. इस पॉइंट को समझना. ए से जो वेव जा रही है और बी से जो वेव जा रही है, इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है ये मैक्सिमम, जिसको हम कह रहे हैं ए साइन थीटा. क्लियर. दिस इज ए साइन थीटा और दिस डेल्टा. बट इसके बीच में जितनी भी वेव्स होंगी, हमने कहा था ना हाइगन प्रिंसिपल से, देयर आर इनफाइनाइट वेव्स. हर पॉइंट से यहाँ पर वेव जो है वो पॉइंट पी की तरफ टेंड होगी. So what will happen if we in this situation we say that when the path difference equals to lambda, तो जीरो यहाँ लें तो यहाँ का पाथ डिफरेंस, यहाँ से जो वेव जा रही है उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा के इक्वल होगा. यानी यहाँ मैं ले रहा हूँ जीरो इस पॉइंट पर और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लैम्बडा. समझ में आई बात कि इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है लैम्बडा. अगर मैं इस रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ और इस पॉइंट को अगर हम मान लो सपोज डी कहते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इस डी से पास होने वाली वेव का जो पाथ डिफरेंस होगा ए के रेस्पेक्ट में, वो लैम्बडा बाई 2 होगा ना. When this delta is equals to lambda, then we divide the whole slit into the two equal parts. और मान लो मिड पॉइंट इसका D है, तो A और B से पास होने वाली लाइट का पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा है, तो A और D से क्या होगा, लैम्बडा बाई 2, और D और B से भी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो कि हो जाएगा लैम्बडा बाई 2. क्लियर. अब इस लैम्बडा बाई 2 का मीनिंग क्या, देखो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती है, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन. ये रहती है ना. जब 0 रखोगे तो लैम्बडा बाई 2, 1 रखोगे तो 3 बाई 2 लैम्बडा एंड सो ऑन. सो इन दिस सिचुएशन यहाँ से जो वेव जाएगी P पॉइंट से, सॉरी D पॉइंट से P पर, और यहाँ से जो जाएगी, ये दोनों कैसी होंगी, एक दूसरे से अपोजिट क्रस्ट और ट्रक की वेव्स होंगी. लाइक अगर ये वेव इस तरह की है, तो यहाँ से जो वेव जा रही है वो इस तरह की, और यहाँ से जो लाइट पास होगी वो वापस इस डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि लैम्बडा आ गया पाथ डिफरेंस. तो दीज टू रेज कैंसिल आउट ईच अदर. ए से और डी से पास होने वाली रेज जो है वो एक दूसरे को, या वेव्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण वहां पर उन दोनों से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी. अगर ये इंक्लाइन नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको मैं देखो स्ट्रेट ऐसे बताऊंगा. ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये बी पॉइंट,
यहाँ से जो वेव चली वो इस तरह की है, यहाँ से जो वेव स्टार्ट होगी वो ऐसी है, कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी ना। ऐसे ही अगर सपोज करो मैं यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस लेता हूँ और यहाँ से भी एक स्मॉल डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ से जो वेव जाएगी और यहाँ से जो वेव जाएगी, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये वेव भी इस नेचर की, ये वेव भी इस अपोजिट नेचर की, लाइक दिस, तो दे विल आल्सो इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। इसका मीनिंग ये है कि इस रीजन से जो वेव्स जा रही हैं, क्लियर, इस रीजन से जो वेव्स जा रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग इस रीजन से ऐसी वेव्स हैं जो इन दोनों को, जो आपस में दोनों मिलकर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, इसलिए यहां इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। एक बार फिर समझना, जब हमने एज्यूम किया शुरू में कि डेल्टा पाथ डिफरेंस लैम्बडा है और इस लैम्बडा पाथ डिफरेंस पे हमने उस स्लिट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हो, इस डायग्राम से समझ सकते हो या इस डायग्राम से समझ सकते हो, क्लियर। मैंने यहाँ स्ट्रेट रखा है, यहाँ मैंने इसको एक्चुअल सिचुएशन में रखा है। तो क्या होगा, इस ए पॉइंट और डी पॉइंट से जो वेव्स जाएंगी वो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाई 2 का, ये वैल्यू है ना फर्स्ट, और लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एंड रिजल्टेंट विल बी 0, इनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, तो देयर रिजल्टेंट विल बी 0। तो ए और डी से जाने वाली वेव यहाँ पर 0 इंटेंसिटी बनाएगी। वैसे ही जितना ए डिस्टेंस से नीचे हम एक पॉइंट लें और उतना ही डी पॉइंट से नीचे हम एक पॉइंट लें, तो इन दोनों से जो वेव्स आ रही हैं वो भी एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी ना, तो उनके कारण भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे ही और कितने भी पॉइंट ले लो, यानी इस ए और डी रीजन में हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डी टू बी रीजन में एक ऐसी वेव है जो उसके साथ सुपरपोज होकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है और उससे पी पॉइंट मिनिमम इंटेंसिटी का हो जाता है। ये एक पॉइंट समझ लो कि जब भी दो इक्वल पार्ट में मैंने इस रीजन को, विड्थ को डिवाइड किया, तो उस सिचुएशन में ये पार्ट से पास होने वाली वेव इस पार्ट से पास होने वाली वेव्स को कैंसिल आउट कर देगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उनकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसलिए ये मिनिमा की कंडीशन में आएगा कि व्हेन डेल्टा इक्वल्स टू a sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं एक सेकंड केस लेता हूं, इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा, तो उस सिचुएशन में हम इस a से b वाले रीजन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ का पार्ट डिफरेंस 0 है, यहाँ का 2 लैम्बडा है, सेंटर पॉइंट का होगा लैम्बडा, यहाँ का होगा लैम्बडा बाई 2 और यहाँ का होगा 3 लैम्बडा बाई 2। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो वेव जा रही है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो वेव्स आ रही है वो भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, लाइक दिस, इस तरह से। तो इस फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कैंसिल करेगा, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट को कैंसिल करेगा, तो रिजल्टेंट क्या मिला, 0 मिला। समझ में आया? तो ये एक एक्चुअल में मैथमेटिकली नहीं हम इसको समझा रहे हैं यहाँ पर केवल इसको एक क्वालिटेटिव वे में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब लैम्बडा है तो 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैंसिल आउट करेगा। हर एक वेव ऐसी होगी जिसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ ऐसी वेव है जो लैम्बडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस रख रही है, तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट 0 हो रही है। और इसमें भी जब हम 2 लैम्बडा ले रहे हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो टोटल कुछ नहीं बचाना, 0 हो गई इंटेंसिटी। तो इस तरह से यहाँ इस सिचुएशन में भी P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, यानी I इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, P पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगी। और यहाँ भी सिचुएशन में इंटेंसिटी P पॉइंट पर 0 आएगी। इन जनरल इफ आई से अगर मैं 3 लैम्बडा लेता तो मैं 6 पार्ट में डिवाइड करता, तो फर्स्ट सेकंड को कैंसिल करता, थर्ड फोर्थ को कैंसिल करता, फिर सिक्स्थ को कैंसिल करता, अगेन इंटेंसिटी 0 आ जाता। समझ गए? तो लैम्बडा है तो 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2 लैम्बडा देन 4 पार्ट में, 3 लैम्बडा देन 6 पार्ट में एंड सो ऑन। बट इन जनरल इफ आई राइट द कंडीशन फॉर मिनिमा देन इट विल बी डेल्टा इक्वल्स टू a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यहाँ 0 से शुरू नहीं होगा,
क्लियर? n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 क्योंकि जीरो कंडीशन किसकी है? सेंट्रल मैक्सिमा की है। a sin थीटा का जीरो होना सेंट्रल मैक्सिमा को बता रहा है। तो n यहाँ 1 से शुरू होता है और ये कंडीशन इंटरफेरेंस की जो एक्चुअल कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव की उसके अपोजिट है। वहां तो क्या हो रहा था देखो, कंस्ट्रक्टिव n लैम्बडा में कंस्ट्रक्टिव था और यहाँ n लैम्बडा जब होता है पाथ डिफरेंस तो डिस्ट्रक्टिव यानी कि मिनिमा की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन की जो एक्चुअल कंडीशन है पाथ डिफरेंस की वो जस्ट रिवर्स्ड है, ओके, एक दूसरे की अपोजिट है। तो ये मिनिमा की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमें इस तरह से एनालिटिकली एक्सप्लेन करना है, सॉरी इसको क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करना है, ओके। सो एक बार मैं इसको नोट कर रहा हूं, लैंग्वेज में हम इसको लिख देते हैं, let the path difference delta is equals to lambda and we divide the slit AB in two equal parts, ठीक है। लाइक अगर मैं इस डायग्राम से कहूं तो AD एंड DB, the path difference delta for waves starting from A and D points will be lambda by 2, ठीक है। यहां जैसे मैंने शो किया है A से B तक लैम्बडा है तो A से D तक लैम्बडा बाई 2 होगा, हाफ है वो। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ओके, मैं ये कट जो किया है इसको मैं हटा देता हूं एक बार ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये वेव्स का किस तरह की शेप है। सो दिस इज लैम्बडा बाई 2 एंड हेंस दे इंटरफेयर destructively, ठीक है, they interfere destructively। फर्स्ट पार्ट को हम पूरा डिटेल में लिखेंगे, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं उनको हम डायरेक्ट इसी बेसिस पर या प्रिंसिपल पर बताएंगे। तो destructively, similarly for each wavelet, ये वेवलेट कहा था मैंने, पासिंग फ्रॉम या इमिटिंग बाय पार्ट AD will have a respective, उसके रेस्पेक्टिव एक वेवलेट होगा, रेस्पेक्टिव वेवलेट फ्रॉम पार्ट DB so that all the waves interfere destructively and hence point P will be minima, यानी इंटेंसिटी वहां पर जीरो होगी। मिनिमा का मतलब क्या है? I equals to 0। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंटेंसिटी जीरो और द मिनिमा। तो A पर और D पर जो वेव्स आ रही है वो आउट ऑफ फेज है, इनको आउट ऑफ फेज भी कह सकते हो, 180 का फेज डिफरेंस होना, और ये भी दोनों वेव आउट ऑफ फेज है। तो हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से जो वेव जा रही है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होगी क्योंकि आउट ऑफ फेज होंगी। सिमिलर ऑल्सो इफ वी टेक डेल्टा इक्वल्स टू 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and so on, then slit AB will be divided in even number of parts, even number of parts। जैसे हमने लैम्बडा के लिए क्या किया, लैम्बडा के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया,
तो 2 लैम्बडा के लिए 4 में, 3 लैम्बडा के लिए 6 में, 4 के लिए 8 में एंड सो ऑन. ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स लाइक 4 lambda, 4, 6, 8 and so on. So all the waves emitted will form minima at point P. Hence the condition for minima will be, the condition for minima will be, क्या कंडीशन होगी, इसको हम जनरल कहते हैं. ये एक जनरल कंडीशन थी, ध्यान रखना. इट इज द जनरल कंडीशन, द सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस. लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन में क्या कंडीशन आएगी, डेल्टा इक्वल्स टू a sin थीटा इक्वल्स टू n lambda, and where the lambda will be what, this is sorry, n will be what, it is 1 2 3 and so on. डिफ्रैक्शन में n 1 से शुरू होता है, चाहे मिनिमा की कंडीशन हो चाहे सेकेंडरी मैक्सिमा जो हम नेक्स्ट करेंगे. So a sin theta will be equals to n lambda and it is the condition for minima. Remember, ये मिनिमा की कंडीशन है, इसको याद रखना. So take the screenshot. The next is case third, condition for secondary maxima. Secondary maxima. Okay, at what position, at what position and what is the path difference for which the secondary maxima will form. Okay, so in this situation when we talk about the secondary maxima, okay, some points we get the secondary maxima, at some point we get minima, and at center we get the central maxima. So this is the slit AB and this is point P. So इस बार जब हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन पॉइंट P पर लानी है, then we divide the whole slit in 3 equal part and let initially the path difference delta is 3 lambda by 2. Okay, lambda by 2 से नहीं लेना है, हमें 3 lambda by 2 से स्टार्ट करना है. तो let initially the delta is 3 lambda by 2. So we divide the whole slit into the 3 equal part. इस बार odd number में divide करोगे. So यहाँ से path 0 ले, रेफरेंस लाइन. यहाँ का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 3 lambda by 2. यहाँ का इस पॉइंट का क्या होगा, इट विल बी लैम्बडा, और इसका क्या होगा, इट विल बी लैम्बडा by 2. इस पॉइंट, इस पार्ट से, यानी फॉर दिस पॉइंट path difference is this one, for this point path difference is this one, for this point path difference is this one. Equal gap आ रहा है ना, 0 lambda by 2 lambda and 3 lambda by 2. अब क्या होगा, जो वेव A से और B से यानी इन दोनों पॉइंट से चल रही है वो एक दूसरे को इंटरफेयर करके कैंसिल आउट करेगी. यानी फर्स्ट पार्ट से जितनी भी वेव्स हैं वो सेकेंड पार्ट से जितनी वेव्स इमिट होंगी उन सभी को कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि इनका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्बडा बाई 2 आएगा रेस्पेक्टिवली. सो ये दोनों तो पार्ट हो गए कैंसिल आउट. एक थर्ड पार्ट यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा, उसको कोई कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा. ओके, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट से कैंसिल आउट होगा, दिस पार्ट विल कैंसिल आउट विद दिस वन. ये दोनों मिलके एक दूसरे को डेस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, लेकिन थर्ड पार्ट विल रिमेन्स एज इट इज. that will produce some intensity of light at point P, and since इस पॉइंट P पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो केवल 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट के लाइट से ही बन रही है, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कंपैरिजन में बहुत कम होती है. ओके, स्लिट ओपन ही कितनी है, एक तरह से ऐसे कह दो कि स्लिट को हमने 1/3 2/3 क्लोज कर दिया, ये वाली सिचुएशन है. तो स्लिट की विड्थ ही अगर हम कम कर देंगे तो ऑब्वियस है इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी ना. तो एग्जैक्ट वो नहीं होगा कि रेशियो उसका 1/3 का हो, बट एक समझने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो ये स्लिट का है वो सेकंड पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 का है.
और जो थर्ड पार्ट रिमेनिंग रहेगा वो यहाँ पर कुछ लाइट की इंटेंसिटी शो करेगा और इसीलिए हम इसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। तो ये कंडीशन डेल्टा का 3 लैम्डा बाई 2 होना ये सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा को बताएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम डेल्टा को 5 लैम्डा बाई 2 लेते हैं तो स्लिट को आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फर्स्ट सेकंड को कैंसिल करेगा, थर्ड फोर्थ को कैंसिल करेगा, फिफ्थ रह जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट के कारण वहां लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी जो कि और कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1/5 पार्ट ही यहाँ रोल प्ले कर रहा है, 4/5 पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया स्लिट का या वेव्स का। तो इसलिए इंटेंसिटी और डिक्रीज हो जाती है सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। और ये इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट होता है ये बहुत लार्ज वैल्यू से होता है। अभी मैं इसका रेशियो बताऊंगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। इसीलिए हमें ज़्यादा सेकेंडरी मैक्सिमा विजुलाइज नहीं होंगे, हार्डली 1, 2 और रेयरेस्ट केस में हम कह दें 3 होगा, थर्ड भी हमें विजिबल होगा। क्लियर? लेकिन हमें मेन सेकेंडरी मैक्सिमा ही दिखता है और सेकेंडरी मैक्सिमा में हम उसको स्टडी कर लेते हैं डिफ्रैक्शन। ओके, जो सेंट्रल मैक्सिमा ही आपको विजिबल होगा, जो क्लियरली होगा, जो स्क्रीन के सेंटर पर होगा, उसके पास में सेकेंडरी मैक्सिमा जो होंगे वो फर्स्ट या सेकंड मैक्सिमम दिख सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पर नहीं बनती। ये एक इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस हम कह सकते हैं। इंटरफ्रेंस में बहुत सारी फ्रिंजेस हम बना सकते हैं गिवन गैप में या फील्ड ऑफ व्यू में, जबकि डिफ्रैक्शन में नंबर ऑफ जो फ्रिंजेस बनती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस कि वहां पर ये इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती। इंटरफ्रेंस में तो सब सारी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम थी, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती रहती। ओके, और डिक्रीज होती रहेगी सक्सेसिवली, इसीलिए वहां पर सेकेंडरी मैक्सिमास बहुत कम विजिबल होते हैं। और प्रैक्टिकल जब हम करते हैं लाइक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से या एन स्लिट डिफ्रैक्शन में, तो हम केवल सेंट्रल मैक्सिमा के रिगार्डिंग ही रीडिंग ले पाते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा तो वहां पर दिखता ही नहीं है, फर्स्ट भी नहीं दिखता। ओके, और दिखता भी है तो वो रीडिंग लेने के वर्थ नहीं होता, लायक नहीं होता। चलो हम इसको कंडीशन को लिख लेते हैं। इन दिस केस जल्दी से हम इसको करेंगे। लेट the path difference delta is 3 lambda by 2. In this case, let the path difference delta is 3 lambda by 2. Then we divide slit AB in 3 equal parts. The first 2 parts will interfere destructively. ओके, यानी फर्स्ट 2 पार्ट से जो वेव्स इमिट हो रही है ना, द वेव्स फ्रॉम फर्स्ट 2 पार्ट, ऐसे लिख लो, वेव्स कर दो यार, द वेव्स फ्रॉम फर्स्ट 2 पार्ट विल इंटरफेयर destructively and the third part, due to only third part, point P will have maxima, यानी इंटेंसिटी वहां पर नॉन जीरो होगी। सच मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी लेस देन सेंट्रल मैक्सिमा, CM लिख सकते हो इसको शॉर्ट में, सेंट्रल मैक्सिमा इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी को हम नाम देते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये 3 जैसा दिख रहा है, ये 3 नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक ब्रैकेट बनाया कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। Okay, so these two portions will cancel out each other. Similarly, when delta is 5 lambda by 2, 7 lambda by 2, 9 lambda by 2 and so on, then also point P will have
सेकेंडरी मैक्सिमा, SM से लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है। पॉइंट पी क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा पॉइंट पी पर। तो ये ध्यान रखना जब हम उसको लैम्बडा का इवन मल्टीपल, सॉरी लैम्बडा का मल्टीपल लाइक लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड सो ऑन, तो मिनिमा बनता है। और लैम्बडा बाई 2 का अगर हम मल्टीपल लेते हैं लाइक 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2 और वो भी ऑड मल्टीपल, तो वहां पर हमें इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है। ओके, तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे इसको, इन जनरल this delta which is a sin theta is equals to, क्या कंडीशन आएगी देखो, n plus half lambda and where n will start from 1, remember यहाँ n 1 से start होता है और n की वैल्यू 1 रखो, आपको डेल्टा क्या मिलेगा, 3 लैम्बडा बाई 2, 2 रखोगे n तो 5 लैम्बडा बाई 2, 3 रखोगे देन 7 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन। So this is the condition for secondary maxima, ध्यान रखना इस कंडीशन को याद रखना, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, सो नोट डाउन दिस वन, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Now we draw the intensity distribution pattern. Intensity distribution pattern for this diffraction due to single slit. So write down next heading, intensity distribution। हमने इंटरफेरेंस के लिए भी इसको ड्रॉ किया था और अब हम यहाँ पे इसको डिफ्रैक्शन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें कंपैरिजन आता है कई बार एग्जाम में। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, single slit diffraction। So as we know, वापिस कंडीशंस लिखेंगे हम, फॉर मिनिमा the condition a sin theta is equals to n lambda, कंडीशन लिखी थी हमने a sin थीटा एन लैम्बडा, और एक्चुअल में यहाँ थीटा को अगर हम स्मॉल लें, है ना, जो फ्रिंजेस हैं वो बन रही है वो एक स्मॉल डिस्टेंस पर, लीनियर डिस्टेंस पर अगर बने तो हम थीटा को अगर स्मॉल लें तो हम a इंटू थीटा को नियरली इक्वल्स टू एन लैम्बडा लिख सकते हैं, साइन थीटा थीटा के नियरली इक्वल होगा। और ये भी nth मिनिमा के लिए एंगल है, इट इज द एंगल फॉर nth मिनिमा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है ये। तो यहां अगर हम थीटा n कैलकुलेट करें फॉर द मिनिमा देन इट विल बी n लैम्बडा बाई a। सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज लाइक n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, देन इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, थीटा n विल बी इक्वल्स टू, या थीटा विल हैव द वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू इज लैम्बडा बाई a, सेकंड वैल्यू इज 2 लैम्बडा बाई a, थर्ड वैल्यू इज 3 लैम्बडा बाई a एंड सो ऑन। और ये तो हमने लिया है स्क्रीन के पॉजिटिव साइड में, ऊपर की साइड में, और सेम पैटर्न हमें स्क्रीन के डाउनवर्ड भी मिलेगा। तो ये इन पोजीशन पे मिनिमा होगा कुल मिला, प्लस माइनस भी लिख सकते हो अगर तुम्हें रिक्वायर्ड है तो। देन सेकंड इज फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा सेम हम एंगल्स फाइंड करेंगे, एंगुलर कितना उसमें डिफ्रैक्शन हुआ। सो a sin थीटा फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा इज n प्लस हाफ लैम्बडा, क्या लिखेंगे इसको, n प्लस हाफ लैम्बडा, एंड दिस अगेन वी कैन राइट थीटा n, अब इसको मैं डैश कह देता हूं क्योंकि ये सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल होगा, तो उसको मैं nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अगर लिखूं तो इट विल बी n प्लस हाफ लैम्बडा, नियरली इक्वल कह सकते हैं क्योंकि थीटा स्मॉल होता है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज नॉट मच वेरी लार्ज, और इवन साइन थीटा हम 30 डिग्री तक भी साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। सो दिस कंडीशन इज वैलिड प्रैक्टिकली आल्सो। सो व्हाट विल बी थीटा n डैश, इट विल बी n प्लस हाफ लैम्बडा बाई a। केवल ध्यान रखो n जो है ना n प्लस हाफ में रिप्लेस हो जाता है, इंटरफेरेंस में भी मैंने बताया था और डिफ्रैक्शन में भी बता रहा हूँ।
चाहे एंगल हो चाहे मिनिमा मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस हो, बट इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन की जो कंडीशन है डेल्टा की वो इंटरचेंज हो रही है, तो कंपेयर करके इसको याद करना. ओके, सो इन दिस केस इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ n यहाँ पर हमने रखा है 1 2 3 एंड सो ऑन, फॉर लिख सकते हैं हम. Similarly here for n equals to 1 2 3 and so on, what will be theta n? 3 lambda upon 2a, 5 lambda upon 2a, 7 lambda upon 2a and so on. यही एंगल्स, यही अपने को थीटा मिलेंगे ना एंगल्स. नाउ बाय व्यूइंग दीज एंगल, और थीटा 0 पर क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा है. हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू 0, जो पहली कंडीशन हम लगाए. क्लियर? क्योंकि वहां पर एंगल डिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन या डिफ्रेक्शन ही नहीं होता है. डायग्राम याद करो जहां हमने थीटा 0 लिया था और सबसे पहला केस किया था. So on viewing all these angles theta, if we draw the intensity distribution curve, then it will be like this. Here I am taking on x-axis angle of diffraction, angle of diffraction. Theta हम ले रहे हैं यहाँ पर. This is 0. This is intensity. Here I am drawing the intensity. सो ये कर्व कुछ इस तरह का होता है. इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे हाईएस्ट होगी. दिस वन विल बी द मिनिमा, जो कहां पर है? पहला मिनिमा. दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, लैम्बडा बाई ए. दिस इज लैम्बडा बाई ए. फिर सेकंड जो कुछ इस तरह से, देन एंड सो ऑन. So second minima, ये है secondary maxima. This is the secondary maxima first. This one is the central maxima. This is the secondary maxima second and so on. This one is third. समझ रहे हो? तो ये secondary maxima को बता रहा है, और वो कहाँ बन रहा है? देखो 3 lambda upon 2a. तो ये जो point होगा, this point will have the value of angle 3 lambda upon 2a. This will be 3 lambda upon 2a. Just wait, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेता हूं. 3 lambda upon 2a. तो this is angle of diffraction. यहां पर angle of diffraction हम ले रहे हैं. Then second minima कहां बनेगा? 2 lambda by a. तो this is 2 lambda by a. Then secondary maxima 5 lambda upon 2a. So this is 5 lambda upon 2a and so on. ठीक है, इसी तरह से इसको आगे शिफ्ट करते रहो तो हमें ये सिचुएशन मिल जाएगी. Now same pattern will be repeated in the negative side of the screen. So इनकी इंटेंसिटीज हमें ऑलमोस्ट सेम रखनी है, इसकी और इसकी. क्लियर? ये दोनों सेम इंटेंसिटी पर होंगे मैक्सिमम. फिर इसके साथ इसकी इंटेंसिटी सेम रहेगी लाइक दिस. और थर्ड जो मैंने एक और मिनिमा यहाँ पर बनाया है, ये भी इस तरह से शो कर सकते हैं लाइक दिस. तो यहाँ भी ये मिनिमम नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर. तो जैसे ये फर्स्ट मिनिमा जो होगा माइनस लैम्बडा बाई ए, माइनस 3 लैम्बडा अपॉन 2a, माइनस 2 लैम्बडा अपॉन ए एंड सो ऑन. ओके, आगे वाली वैल्यूज तुम अपने आप लिख लेना. तो इन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इन मैक्सिमा और मिनिमा के एंगल्स को लिखा है. तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. और देखो इंटेंसिटी कम होती जा रही है. क्लियर? कंटिन्यूअस इंटेंसिटी कम होती है. अब यहाँ मैं वो रेशियो बताता हूँ कि एक्चुअल में इनका रेशियो क्या होता है. तो अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा रेज टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, रेज टू सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, रेज टू थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इन सभी का अगर हम रेशियो लें, समझ गए ये क्या लिखा है मैंने? तो ये रेशियो आता है 1:1/21. डायरेक्ट वो 1/21 टाइम्स होता है.
यानी कि 21 टाइम्स उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। ओके, इंटेंसिटी है ये। और देन 1/61, देन 1/121। तो याद रखना आसान है, लास्ट में तीनों के 1 है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, इनका डेरिवेशन हमें नहीं करना। ओके, और या फिर एनालिटिकल जो क्वालिटेटिव में आती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके अंदर हम इसको डिराइव करते हैं, जो अपने सिलेबस में अभी नहीं है। तो 2 6 और 6 2s are 12, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि 1 1 1 है लास्ट में, और 2 6 and 6 2s are 12। क्लियर? सो दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉर द single slit diffraction pattern. So take the screenshot. Now here अगर हम यहाँ पर width find करें, width of the central maxima and nth secondary maxima, तो एक तो हम इसी कर्व से बता सकते हैं। देखो, width of the central maxima, width of central maxima, इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हम किसे कहेंगे? इसी डिस्टेंस को कहेंगे ना। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और इन दोनों की देखो लीनियर विड्थ क्या होगी? लैम्बडा बाई ए माइनस और माइनस लैम्बडा बाई ए, ये जितना ये वैल्यू है उतना ये दोनों ऐड कर दो, तो 2 लैम्बडा बाई ए विल बी दिस विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि लीनियर विड्थ है। क्लियर? जो लीनियर विड्थ, सॉरी एंगुलर विड्थ है, नॉट लीनियर, क्योंकि एंगल है, इट इज द एंगुलर विड्थ। ओके, एंड एंगुलर विड्थ को अगर हम जो डिस्टेंस है स्क्रीन और जो डिस्टेंस है उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो डिस्टेंस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर विड्थ आ जाएगी। कैपिटल डी डिस्टेंस की मैं बात करूंगा। इसी तरह से सपोज करो कि कोई nth मैक्सिमा अगर हम लें, nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो ये 5 लैम्बडा अपॉन 2a है और ये 7 लैम्बडा अपॉन 2a होगा, तो 7 माइनस 5 अपॉन 2 1 ही आएगा ना, तो दिस विल बी लैम्बडा अपॉन a, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द nth सेकेंडरी। कोई भी nth ले लो आप, थर्ड ले लो, सेकंड का थर्ड के साथ, फोर्थ का थर्ड के साथ, या फिर 10th का 9th के साथ, तो यू विल गेट द सेम विड्थ। तो ये एंगुलर विड्थ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगुलर विड्थ अगर हम यहाँ बात करें तो इसका वैसे एक और तरीका है, लेकिन मैंने यहाँ इसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बट वो सेकंड वे भी मैं बता देता हूँ। सपोज करो कि ये हमारे पास में स्लिट है और इस पॉइंट पर यहाँ हम सेंट्रल मैक्सिमा बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो फर्स्ट मिनिमास के बीच की डिस्टेंस, इसके लिए हम यहां से एक एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल को हम यहां से मेजर कर रहे हैं ना, तो दिस एंगल विल बी थीटा, और ये है फर्स्ट मिनिमा अप साइड का। तो एंगुलर विड्थ क्या होगी? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा। अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं कि सपोज सेंटर के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, ये वो वाले डिस्टेंस है, देखो इसको जो मैंने लिया था यही डिस्टेंस है, और वो इतनी आनी है लैम्बडा बाई ए। बट अगर आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं बनाना, उसको उससे नहीं बताना है, तो डायरेक्ट इससे बता सकते हैं। तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, तो टोटल विड्थ क्या होगी? 2 थीटा होगी। अब इसको हम 2 थीटा को कैलकुलेट कैसे करें? तो हमारे पास कंडीशन है मिनिमा की, कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा n इक्वल्स टू 1 होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए, तो वो हो जाएगा a sin थीटा विच इज नियरली इक्वल्स टू a थीटा, एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, और n हो गया 1, तो थीटा 1 आ जाएगा अपने पास लैम्बडा अपॉन a, और उससे हम 2 थीटा अगर निकालें तो वो 2 लैम्बडा बाई a आ जाएगा। दिस विल बी द लीनियर विड्थ विच इज 2 लैम्बडा बाई a। तो इस तरह, सॉरी एंगुलर विड्थ, इस तरह से हम इस एंगुलर विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बाय चांस सपोज करो कि अगर मुझे लीनियर विड्थ फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस, वैसे तो यहाँ लेंस लगा हुआ है वो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है, बट सपोज मुझे अगर ये डिस्टेंस कैपिटल D नोन है,
तो एंगल इंटू रेडियस को हम आर्क लेंथ बोलते हैं ना, एंगल इंटू रेडियस, ये एक तरह से रेडियस होगी। तो अगर लीनियर विड्थ बाय चांस अगर कहीं आ जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लीनियर विड्थ जो होगी इसकी, लीनियर विड्थ विल बी 2 थीटा इंटू डी। ठीक है, ये डी अगर ये डिस्टेंस लेते हैं, ये ए बी स्लिट है, तो 2 थीटा इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा, आ जाता है जैसे हमने इंटरफ्रेंस में लिखा था। तो बीटा फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाट, इट इज 2 लैम्बडा डी अपॉन ए। ओके, दिस इज 2 लैम्बडा डी अपॉन ए। क्लियर? सो ये कैपिटल डी, यहाँ भी कैपिटल डी है ऊपर, वहां था लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पर लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए है, क्योंकि हमने यहाँ स्लिट विड्थ को ए लिया है, ये डिस्टेंस ए है अपने पास में, और डबल आती है ना, जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसकी डबल है। तो एक ये ध्यान रखो। फिर हम अगर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी सेकेंडरी मैक्सिमा लिखें कोई भी एन है, तो इसको नोट करो जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट। Then we talk about the width of the secondary maxima. ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, width of the secondary maxima. Suppose this is the screen and this is the slit AB. This is A and this is B. So let this point is P, जहां पर secondary maxima बन रहा है, लेकिन 1 minute. At this point let it is the nth secondary maxima. This is the nth secondary maxima. ये पैटर्न जो होगा ना एक्चुअल में स्क्रीन पर 90 डिग्री पर बनेगा। क्लियर? ये जो पैटर्न हम ले रहे हैं इसको 90 डिग्री रोटेट करो, वह ये पैटर्न स्क्रीन पे दिखेगा आपको। ये जो स्क्रीन ली है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा, फिर यहाँ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन, उसको हमने हॉरिजॉन्टल करके ड्रॉ किया है एक्चुअल में। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया n+1 मिनिमा, और ये हो गया nth मिनिमा, और ये एंगल्स अगर हम यहां से मेजर करें तो ये सपोज थीटा n है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा n+1। So this angle is theta n, then this angle will be what, it is theta n+1, और दोनों ही मिनिमा के एंगल्स हैं। तो अगर हम कंडीशन लगाएं, कंडीशन फॉर मिनिमा, और ये कौन सी विड्थ है, ये n+1 और n-1, इसी को बीटा sm कहेंगे, कोई भी nth सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है, लीनियर विड्थ। और उसको भी हम यहाँ इस डिस्टेंस को अगर d कहते हैं तो d की टर्म में लिख देंगे तो लीनियर हो जाएगा। पहले एंगुलर विड्थ की बात करें तो फॉर कंडीशन फॉर मिनिमा इज a sin थीटा विच इज नियरली इक्वल्स टू a थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। ये nth के लिए है ना थीटा n, तो थीटा n क्या मिलेगा, n लैम्बडा बाई a, और थीटा n+1 क्या होगा, इट विल बी n+1 लैम्बडा बाई a। ऐसे लिखेंगे, थीटा n+1 और थीटा n की वैल्यू दोनों को कर दो सबट्रैक्ट, तो थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ विल बी थीटा n+1 माइनस थीटा n, एंड इट विल बी n+1 लैम्बडा बाई a माइनस लैम्बडा बाई a। ये लैम्बडा बाई a से लैम्बडा बाई a हो जाएगा कैंसिल जब आप मल्टीप्लाई करोगे, and you will get angular width of the secondary maxima is equals to lambda, sorry ये n है यहाँ पर, n lambda by a, this term will cancel out, ये term इससे cancel होगी, तो it will be lambda upon a। and if we talk about the linear width, ये तो है angular width, this is the angular width, and if we talk about the linear width, then it will be d times of theta sm, and it is lambda capital D upon a। So this is the width of the linear width of the nth secondary maxima। हम ये width of secondary maxima कर रहे थे, सॉरी हेडिंग नहीं लगी मेरे से। तो दिस इज द width of the secondary maxima, जो हमने nth secondary maxima लेके उसकी width को इस तरह से कैलकुलेट किया। सो दिस इज, और अगर आपको डायग्राम के साथ ये विड्थ पूछे ना तो आप ये डायग्राम बना के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट बता सकते हो।
कि इस तरह से इसकी जो लीनियर विड्थ है और एंगुलर विड्थ है वो मिलेगी। सो टेक द स्क्रीनशॉट।